नमस्ते बच्चों, आज का हमारा पाठ है गिल्लू। कुछ याद आया? अरे गिलहरी दिखी हुई है तो शायद इसका नाम ही गिल्लू होगा। चलिए जानते हैं क्या है। बच्चों, महादेवी वर्मा का ये पाठ है। मनुष्य और पशु पक्षी तथा अन्य जीवों के परस्पर संबंध का आप इस पाठ के माध्यम से उल्लेख करेंगे। ये इसका उद्देश्य है। वात्सल्य और ममता जैसे भावों का वर्णन कर सकेंगे। मतलब जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र से, अपनी पुत्री से ममता रखती है, वात्सल्य का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है। वात्सल्य किसे कहते हैं बच्चों? माता और पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। मन को छूने वाले स्थलों के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख कर सकेंगे। इस रेखा चित्र की विशेषताओं और भाषा शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे। अपने संपर्क में आए हुए मनुष्यों और अन्य प्राणियों के व्यवहार के विषय में लिख सकेंगे। मतलब ये पाठ हमें बता रहा है कि जब हमारे प्रति कोई व्यक्ति व्यवहार करता है, जब हम किसी के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो उसका अनुभव कैसा होता है। शुरू करते हैं बच्चों पाठ। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। यहाँ पर लेखिका कह रही है कि सोन जूही में आज एक बहुत सुंदर पीली कली खिली हुई है। अनायास मतलब अचानक ही, यूं ही, बिना प्रयास के, कि इस कली को खिलते ही देखकर मुझे उस छोटे से जीव की याद आ गई। छोटा सा जीव मतलब कोई छोटा सा पशु होगा, पक्षी होगा, जिसकी यहाँ पर बात की रहे हैं कि वो इस लता की सघन हरितिमा मतलब गहरी हरियाली जो है उसमें छुपकर बैठता था और फिर उनके पास आ जाता था और मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। मतलब यहाँ पर वो उस छोटे से जीव को याद कर रही हैं जो इस सोन जूही की कोई कली खिलती थी तो वो उसके आसपास घूमने लगती थी और वो नजर आ जाती थी। पर आज वो छोटा सा जो प्राणी है वो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। मतलब शायद उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसे मिट्टी में दफन कर दिया गया है। और कह रही है कि शायद वही इस पीली कली के रूप में खिल करके मुझे चौंकाने आया है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। क्या कह रहे हैं बच्चों? यहाँ पर काकभुशुंडी जो है एक ऋषि हुआ करते थे। उसका उल्लेख करते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक दिन जब वो सवेरे कमरे में उठी तो उसने देखा कि गमले के बाहर 2 कौवे एक दूसरे को जैसे छुआ छुएल खेलते ना, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, ऐसा कुछ खेल खेल रहे थे। यहाँ पर उन्होंने कौवों को बहुत सारे जो हैं उदाहरणों से, बहुत सारे उपमाओं से लिखते हुए कहा है कि एक साथ समादरित, अनादरित। मतलब कभी तो हम उसका आदर करते हैं और कभी उसका अनादर करते हैं। अति सम्मानित, कभी तो वो हमारे लिए बहुत सम्माननीय हो जाता है और कभी अवमानित। मतलब कभी कौवा हमारे लिए बहुत अवमानित हो जाता है, हम उसका अपमान करने लगते हैं, उसको उड़ाने लगते हैं। वो कह रही कि हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। मतलब हमारा ऐसा मानना है कि जो कौवे हैं पितृ पक्ष में वो हमारे पुरखे बनकर के हमारे घर की मुंडेर पर बैठते हैं और हम उन्हें भोजन करवाते हैं। बच्चों, आपने भी देखा होगा कि श्राद्ध पक्ष के जब हम बड़ों का श्राद्ध निकालते हैं तो कौवे के लिए अलग से रोटी निकाली जाती है। जितना भी भोजन बनता है वो पहले खास कर कौवों को खिलाया जाता है और उसके बाद में कौवा के बाद कुत्ते या गाय के लिए निकाला जाता है। तो पितृपक्ष में वो कौवे जो हैं बहुत समादरित हो जाते हैं, बहुत सम्मानित हो जाते हैं। पर पितृपक्ष निकलते ही कौवा हमें कर्कश ध्वनि करने वाला एक पक्षी दिखाई देने लगता है। यहाँ इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवे को काव काव करने के अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मतलब एक तरफ तो हम उन्हें क्यों आदर देते हैं? क्योंकि कौवा हमें संदेश देता है कि शायद हमारे घर में कोई अतिथि आ रहा है, पर साथ ही इनका कर्कश स्वर सुन करके हम इनकी अवमानना करने लगते हैं। मतलब हमें दूर हो जाना पड़ता है इनसे कि कितना कर्कश ध्वनि में आवाज निकाल रहा है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। मतलब कौवे ये खेल खेल ही रहे थे और लेखिका इनके बारे में ये सब कुछ सोच ही रही थी, तो अचानक उसकी दृष्टि एक छोटे से जीव पर पड़ी जो दीवार और गमले के बीच में फंसा हुआ था या वहां से शायद निकलने की कोशिश कर रहा था। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है
जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। मतलब अब उसे यहाँ पर समझ में आया कि गिलहरी का जो छोटा सा बच्चा है वो शायद अपने घोंसले से नीचे गिर पड़ा है और कौवे उसको खाने की प्रतीक्षा में है। काकद्वय मतलब दोनों कौवे। इसकी चोंच का अगर एक एक घाव भी उस पर लग गया तो उसकी जान निकल जाएगी। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। निश्चेष्ट मतलब जो हिल डुल नहीं रहा था, बिल्कुल जिसमें चेष्टा ही नहीं थी, खत्म हो गई थी, उसकी सजीवता खत्म कर ली थी उसने अपने आप की, इसलिए वो ऐसा पड़ा हुआ था जैसे मरा हुआ सा पड़ा हुआ है और वो वहां पर गमले से चिपका हुआ पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, मतलब इसे ऐसे ही यहाँ पर पड़े रहना दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका। यानी कि कौवे उसे अपनी चोंच मार चुके थे, उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन लेखिका को उसे ऐसे छोड़ना सही नहीं लगा, इसलिए उसने उसकी देखभाल की। और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। मतलब जब रुई की बत्ती में दूध डालकर उसे पिलाने की कोशिश की तो वो दूध नहीं पी सकी, उसका मुंह नहीं खुल सका और दूध ऐसे ही बहने लगा। मेरे कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। बच्चों देखो, जो लेखक और लेखिकाएं होती है ना, वो कितने अच्छे उदाहरण देती हैं, कितने अच्छी सजीवता का वर्णन करती है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। कितना अच्छा वर्णन किया है ना यहाँ पर उसकी छोटी छोटी सुंदर आंखों का। आगे क्या कह रही हैं कि 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। मतलब 3 महीने में वो थोड़ा बड़ा होने लगा बच्चा, उसके रोएं जो थे वो बहुत चमकीले हो गए थे, पूंछ उसकी झबरीली सी हो गई थी और चंचल चमकीली आंखें सबको आश्चर्यचकित करने लगी थी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया मतलब हमने उसका एक नाम रख दिया। जातिवाचक संज्ञा क्यों? क्योंकि अगर गिलहरी कहा जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, पर अगर उस गिलहरी को कोई नाम दे दिया जाए बच्चों तो वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका क्या मतलब है इस पंक्ति का, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि लेखिका ने उसका कोई नाम रख दिया था, इसलिए जातिवाचक से बदलकर व्यक्तिवाचक बन गई थी। मतलब उन्होंने उसका नाम रखा गिल्लू, उसे वो गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। मतलब वो उसका घोंसला, उसका रैन बसेरा बना दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकों की आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। मतलब वो जो काम करता था ना, उसे देख करके परिवार का हर सदस्य जो था वो आश्चर्यचकित होता रहता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसकी इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। बच्चों, हम जब घर में कोई पालतू जानवर रखते हैं ना, तो वो चाहता है कि हम हर वक्त उससे जुड़े रहें, उसके साथ खेलते रहें और हमारा सारा ध्यान उसकी तरफ रहे। तो वो जो गिल्लू थी ना, वो भी लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। तो उसके लिए क्या उपाय निकाला उसने कि वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। मतलब उसने लेखिका को अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात मतलब उसका छोटा शरीर, लघु मतलब छोटा, गात मतलब शरीर, लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। जब जानवर कुछ इस तरीके की हरकत करते हैं ना बच्चों, तो मनुष्य भी कुछ अलग हटकर करके दिखाना चाहता है। तो लेखिका क्या करती थी, उसे एक लिफाफे में डाल देती थी और उसे दीवार के सहारे खड़ा कर देती थी और गिल्लू लगातार ऐसी स्थिति में खड़े रह करके उन्हें देखता रहता, निहारता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। क्यों?
क्योंकि बसंत में बच्चों बहुत से फूल खिलते हैं, इसलिए उनकी गंध भी, उनकी सुगंध जो होती है वो चारों तरफ फैलने लगती है। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। बच्चों, बसंत की ऋतु में सभी अपने अपने साथी ढूंढने लगते हैं, तो गिल्लू के पास जब अन्य गिलहरियां आती और उसे बाहर जाने की राह ताकते हुए लेखिका देखती, तो लेखिका ने सोचा कि अब इसे आजाद कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही क्या किया, मुक्ति की सांस ली, मतलब आजादी की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। बच्चों, आपको पता है कि महादेवी वर्मा ने अपने घर में पूरा एक चिड़ियाघर बना रखा था। बहुत से मोर, तोते, गिलहरियां, कुत्ते, बिल्लियां सभी उसमें पला करते थे। अब वो कह रही है कि इस छोटे से जीव को अपने कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया, मतलब रोजाना की बात हो गई। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। झूला वो जो महादेवी वर्मा ने अपनी डलिया में बनाकर रखा हुआ था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में, यानी कि वहां से अचानक प्रकट होकर के वो महादेवी वर्मा मतलब लेखिका को डराने लगता था, चौंकाने लगता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। मतलब इतने सारे जानवर उनके पास रहते हैं, पर उनकी थाली में से किसी ने खाना खाया हो, ये लेखिका को याद नहीं था। पर गिल्लू इनका अपवाद था। अपवाद मतलब सबसे परे हट करके था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वे खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वे मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, मतलब खाने की वस्तु जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। और कई दिन तक काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। बच्चों, इन जानवरों का व्यवहार भी मनुष्य की तरह ही है ना। उस बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे हुए मिले। मतलब अपने मालिक को ना देखकर, जिसके साथ वो दिन बिताता था, उसने इतने दिनों तक अपना स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ भी नहीं खाया था, जिससे ज्ञात होता रहा कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले से सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। बच्चों, लेखिका का इस तरह से जो लेख लिखा हुआ है ना, वो हमारे अंदर भी रोंगटे खड़े कर रहा है कि क्या वास्तव में एक छोटा सा जीव इतना स्नेह रखता है अपने अपनों के प्रति? क्या वास्तव में एक सामान्य मनुष्य की तरह वह उसके सिर को सहलाता होगा? पर शायद सहलाता होगा, तभी लेखिका ने इतना सुंदर वर्णन किया है ना। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी मेरी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। दिन भर उसने न कुछ खाया और न वो बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मतलब अब उसका अंत समय निकट था और अंत समय में भी लेखिका की वही उंगली उसने पकड़ रखी थी जो बचपन में उसने पकड़ी थी जब लेखिका ने उसके घावों को साफ किया था और उसे बचाने का यत्न किया था।
पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, मतलब गर्मी देने का प्रयास किया। परंतु प्रभात की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया था। यानी कि गिल्लू के प्राण जो थे वो निकल चुके थे। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता जाता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। मतलब लेखिका यहाँ बता रही हैं कि गिल्लू को वहीं पर समाधि क्यों दी गई, क्योंकि वह लता जो थी सोन जूही की वो उसे बहुत प्यारी लगती थी। इसलिए किसी बासंती दिन एक पीला फूल खिलेगा जो उसे गिल्लू की याद दिला जाएगा, ये विश्वास उसे बड़ी खुशी देता था और एक संतोष देता था। तो बच्चों, यहाँ पर लेखिका ने अपने ही घर में पल रहे एक छोटे से जीव का सजीव वर्णन किया है और ये बताया है कि जीव चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, यदि हम उसे आत्मीयता देते हैं तो वो जीवन भर साथ निभाने का एक संकल्प ले लेता है और उसे निभाकर दिखाता ही है।